गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मॉल डियर सर में। तो दोस्तों, जैसा हम पिछले 3 से 4 वीडियो में प्लेटो को कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेटो का जो राज्य संबंधी सिद्धांत था और राजा का दार्शनिक सिद्धांत था एंड न्याय संबंधी सिद्धांत था एंड उसके जितने भी अदर कॉन्सेप्ट और थ्योरीज थे हम उनको कंप्लीट कर चुके थे। मित्रों, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, पश्चिमी दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारकों की इस श्रेणी में आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और उसके आगे चलते हैं अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अरस्तु भी एक पश्चिमी दार्शनिक विचारकों में एक महत्वपूर्ण विचारक रहे हैं। अगर अरस्तु की बात की जाए तो फोसिस्ट ने अरस्तु को सबसे बड़ा प्लूटोवादी कहा है। मित्रों, आज हम अरस्तु का राज्य की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किस आधार पर किया और वो किस आधार पर एक राज्य की व्याख्या करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमको अरस्तु के थोड़ा सा परिचय जानना बहुत ही आवश्यक है। मित्रों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अरस्तु का जन्म मैसिडोनिया में हुआ था। मैसिडोनिया की एक जगह है स्टेगिरा जगह, ठीक है, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। अगर इसकी शिक्षा की बात की जाए तो प्लूटो की एक अकादमी थी, उसमें इसने अपनी शिक्षा को कंप्लीट किया था। प्लूटो की अकादमी जो थी उसका इसको मस्तिष्क भी कहा जाता है, मतलब अरस्तु को प्लूटो की अकादमी का मस्तिष्क भी कहा जाता है। देखिए, अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। मेक्सी ने अपने शब्दों में कहा है कि राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु है एंड तुलनात्मक राजनीतिक विज्ञान का जनक भी अरस्तु है और साथ ही साथ संविधानवाद का जनक भी मेक्सी ने अरस्तु को ही माना है। ओके, तो मित्रों, अगर हम अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तकों की बात करें तो अरस्तु की 2 प्रमुख पुस्तकें हुई हैं। आप लोग याद रखना है कि पहली प्रमुख पुस्तक थी द पॉलिटिक्स और दूसरी प्रमुख पुस्तक थी द कॉन्स्टिट्यूशन। अरस्तु का राज्य संबंधी सिद्धांत का जो हमको वर्णन मिलता है द पॉलिटिक्स नामक पुस्तक में, उसने इस पुस्तक में राज्य संबंधी सिद्धांत का वर्णन किया है। मित्रों, दांते के अनुसार अरस्तु जो था वह ज्ञानियों के गुरु थे। एक दांते बहुत बड़े वेस्टर्न थिंकर्स ही हुए हैं, उन्होंने अरस्तु के बारे में बोला है कि जो अरस्तु थे वो ज्ञानियों के गुरु थे। ज्ञानियों के गुरु से मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थे, मतलब उनको राज्य संबंधी सिद्धांत देने में उनको राज्य से रिलेटेड जितनी नॉलेज होनी चाहिए थी वो कूट कूट कर भरी हुई थी और राजनीति विज्ञान की उनको एक बहुविषयक नॉलेज थी। वो राजनीति विज्ञान को अनेक विषयों से जोड़कर उसको पढ़ना, लिखना, समझना जानते थे। लोवियाथन कहते हैं कि स्कूल को स्थापित करने में जो अरस्तु की अकादमी थी उसमें जो अरस्तु ने मस्तिष्क के समान जो काम किया प्लूटो की अकादमी में, वह अतुल्य योगदान के समान था। मित्रों, राज्य का जो संबंधित सिद्धांत है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बारे में अगर अरस्तु के लेकर विचार किया जाए तो सबसे पहले आपको याद रखना ही होगा कि अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक द पॉलिटिक्स, ठीक है। चलिए, अरस्तु के राज्य संबंधी सिद्धांत के बारे में अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि अरस्तु के अनुसार राज्य जो है वो समुदायों का एक समुदाय है। देखिए, इस लाइन से मतलब है कि समाज में बहुत सारे अलग अलग समुदाय होते हैं। समुदाय से अगर वर्तमान परिदृश्य में बात की जाए तो जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, हम भारतीय समाज की बात कर रहे हैं। तो भारतीय समाज में कितने समुदाय हैं? 6 से 7 समुदाय हैं और इन समुदायों से मिलकर ही एक पर्टिकुलर क्या है, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसका जन्म हुआ है और सामाजिक व्यवस्था ने ही कहीं ना कहीं समाज को जन्म दिया है, जिसे हम कहते हैं भारतीय समाज। तो इसीलिए अरस्तु के अनुसार राज्य समुदायों का समुदाय है। राज्य परिवार का ही एक विकसित रूप है। राज्य सावयवी संस्था है। राज्य व्यक्ति का पूर्णगामी है। राज्य में समग्रता उत्पन्न होती है। आप देखिए, समझ लीजिए कि राज्य परिवार का ही एक विकसित रूप कैसे है। सपोज हम एक छोटे थे
थोड़े थोड़े बड़े हुए और हमसे परिवार आगे बढ़ा, मतलब आपने वंश को आगे बढ़ाया। ऐसे ही राज्य ने कहीं मतलब राज्य का जो आगे विकास हुआ है उसकी सबसे छोटी इकाई परिवार को ही माना गया है। मित्रों, राज्य के अस्तित्व में आने से पूर्व राज्य का विकास सबसे छोटी इकाई परिवार से ही माना जाता है। देखिए, राज्य जो है स्टार्टिंग में एक छोटा और हम कह सकते हैं कि अविकसित था। पहले राज्य का विकास सबसे पहले परिवार एक छोटी इकाई है। परिवार के बाद कबीले टाइप में बने, मतलब एक कबीला बन गया, और कबीले के बाद कहीं ना कहीं समाज, और समाज के बाद फिर बहुत बड़े समाज का विकास हुआ। परिवार के फलस्वरूप कबीले का निर्माण हुआ, कबीले से एक समाज अस्तित्व में आया, तत्पश्चात उस कबीले से एक राज्य की उत्पत्ति हुई। कबीला मतलब है जब बहुत सारे समुदाय के लोग आपस में मिल जाते हैं तो एक उस पर्टिकुलर स्थान को हम कबीला कहते हैं, जिसमें वो अपने समस्त अधिकार एक साथ मिलजुल कर जो कबीले का सरदार होता है उसको सौंप देते हैं। कबीलों को सरदार को वो अपने अधिकार सौंपने से तात्पर्य है कि वो अपने अधिकार, चाहे वो सामाजिक अधिकार हो, राजनीतिक अधिकार हो, सुरक्षात्मक अधिकार हो, सांस्कृतिक अधिकार हो, व्यवहारिक अधिकार हो, समस्त अधिकारों को वो राजा को सौंप देते हैं और अपना सुरक्षा संबंधी अधिकार वो कहीं ना कहीं अपने पास रखते हैं। क्योंकि यदि किसी टाइम राजा निरंकुश हुआ, कबीले का सरदार निरंकुश हुआ, तो वह उसके प्रति विद्रोह कर सकें, इसलिए उन्होंने अपने जो पास था वो सुरक्षा संबंधी अधिकार को रखा हुआ था। मित्रों, आगे अरस्तु कहता है कि राज्य का विकास क्रम एक छोटी सी झलक में देख लेते हैं। देखिए स्क्रीन पर ये एक सिस्टमेटिक वे में दर्शाया गया है कि राज्य का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्टेट। तो सबसे छोटी इकाई जो आपको दर्शाई गई है वह परिवार है, एंड परिवार के बाद आपका कबीला है, और कबीले के बाद नेक्स्ट इकाई समाज है, और समाज के बाद नेक्स्ट इकाई आपका राज्य है। तो मित्रों, आप अगर बीए एग्ज़ाम के पेपर में, बी एग्ज़ामिनेशन में आप इस जो लाइन बनी हुई है सिस्टमेटिक वे में डेवलपमेंट ऑफ स्टेट, अगर आप इसको ड्रॉ कर देते हो तो यहाँ से आपको पूरे चांस हो जाते हैं एग्ज़ाम में मार्क्स मिलने के, मतलब आप दूसरों से अलग कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी कर लेते हैं। उपरोक्त विकास चरणों के आधार पर दर्शाया गया है कि किसी भी समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती है। वो मैं आपको पहले समझा दिया कि परिवार क्यों होती है, कैसे होती है, और परिवार से ही समाज में कबीले का विकास होता है। जब 2-4 परिवार या 2-4 समुदाय मिल जाते हैं आपस में, तो वो पहले परिवार से एक समुदाय बनता है, और समुदाय से फिर विकास होता है एक कबीले का, एंड देन कबीले आपस में मिल जाते हैं तो वो एक समाज का निर्माण करते हैं। समाज से मतलब है जिनकी संस्कृति समान हो उसको समाज कहते हैं, उनके कार्य व्यवहार समान होते हैं, और उससे फिर एक राज्य की उत्पत्ति होती है। राज्य की उत्पत्ति से अगर तात्पर्य की बात करें तो जैसे इंडिया है और इंडिया की टेरिटरी है, जो इंडिया का एरिया है उसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एंड 28 स्टेट्स ऑलरेडी पाए जाते हैं। तो उस पूरी इंडियन टेरिटरी के अंदर का जो एरिया है और उसमें रहने वाली पॉपुलेशन कहीं ना कहीं एक राज्य का निर्माण करते हैं। तो राज्य एक सर्वोच्च एवं आत्मनिर्भर संस्था है। सर्वोच्च मतलब सबसे ऊपर है, राज्य सॉवरेन है, एंड राज्य इंडिपेंडेंट है, और साथ ही साथ आत्मनिर्भर संस्था है जो मनुष्य समाज में नहीं रहता। अरस्तु कहते हैं कि जो मनुष्य समाज में नहीं रहता या तो वो पशु हो सकता है एंड या वो देवता हो सकता है, क्योंकि मनुष्य को तो राज्य की आवश्यकता होती है, और जो समाज से विकसित हुआ है वह क्या है, राज्य है, और जो मनुष्य से विकसित हुआ है वह क्या है, राज्य है और समाज है। तो समाज की सबसे छोटी इकाई अरस्तु ने परिवार को माना है। परिवार के बाद उसने समुदाय की व्याख्या की है, और समुदाय से धीरे धीरे विकास हुआ है एक समाज का, और समाज से एक राज्य अस्तित्व में आया है। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।